नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने एक सीरीज को चालू कर रखा है, सीरीज के अंतर्गत आज जो हम चर्चा करने वाले हैं मुख्यतः वो है यूनिट 6 की 4th क्लास। इस सीरीज का नाम है महाकुंभ 2025। एक महाकुंभ चालू है प्रयागराज में और एक महाकुंभ चालू है यहाँ पर। इस वाला जो महाकुंभ है इसमें आप देख रहे हैं मुख्यतः कि एमसीक्यूज की जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू सुबह शाम आप लोगों के पास में आ रही हैं और इन क्लासों का सीधा संबंध मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है उनसे है। उसमें जो हमारी 10 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट वाइज ये जो क्लासें हैं वो आप लोगों को मिल रही हैं। उसी में आज जो हम चर्चा करेंगे वो है यूनिट 6। यूनिट 6 की 4थी क्लास है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो 3 क्लासें हैं वो पहले अपलोड हो चुकी हैं, आप लोगों ने उनको देख भी लिया है। इससे पहले बाकी की भी जो यूनिट है उनकी भी क्लासें लगातार आप लोगों को मिल रही हैं, एक सुबह और एक शाम को। चलिए अब हम इसको चालू करते हैं। आज की क्लास में 4थी क्लास एक बार और फिर से बता दूं, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। इसका जो पीडीएफ है हल कराया वो आपको किस में मिलेगा? टेलीग्राम पर ही मिलेगा। और वो सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब परीक्षा नजदीक आ जाती है तो फिर हमें लगता है कि हम क्या है जो हम पढ़ लें, तो खास तौर पर जो ये एमसीक्यूज हैं इनको आप लोग देखेंगे कि हल कराया पूरा का पूरा पीडीएफ है। तो आपके पास में वो जो समय है, क्योंकि लास्ट में समय तो हमारे पास बचता नहीं है, हम चाहते हैं कि 5 से 10 मिनट में हमें पूरी चीजें मिल जाएं, तो वो पीडीएफ आपके फिर लास्ट में काम में आएंगे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं और देखते हैं क्या है इस 4थी क्लास में। फिर मैं बता दूं यहां पर अब जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे होंगे, मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। शुरुआत में जब हमने क्वेश्चन देखे थे तो सिलेबस के अनुसार थे, यानी कि शुरुआत में जैसे हमने यूनिट 6 उठाई तो उसमें देख लिया कि शुरुआत में क्या क्या पूछा जा रहा है। इस प्रकार की जो क्लास है वो आप लोगों को मिल गई हैं। अब क्लासों जो अब आ रही हैं आप लोगों के पास में, उन पूरी क्लासों में जो प्रश्न हैं वो मिक्स हैं, यानी कि किसी भी टॉपिक से कहीं से भी हैं, यानी होंगे तो वो यूनिट 6 से ही संबंधित, पर उसमें भी जितने टॉपिक दिए गए हैं 6 से 7, 8 से 9, उनमें से सभी के मिक्स क्वेश्चन हैं। चलिए, एक जिला एक उत्पाद के तहत पहला प्रश्न है, इंदौर जिले का उत्पाद है, इंदौर जिले का उत्पाद है बांस, प्याज, लहसुन, आलू। क्या है भैया? एक जिला एक उत्पाद के तहत इंदौर जिले का बांस, प्याज, लहसुन या आलू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आलू। क्लियर है? लहसुन कहां का है भैया? मंदसौर का है। लहसुन कहां का है? मंदसौर का है। तो भैया प्याज कहां का है? प्याज खंडवा का है। एक जिला एक उत्पाद की बात चल रही है। ओडी ओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना। कब से चालू किया गया था? ये चालू किया गया है 2018 से। सबसे पहले कहां पे हुआ है? यूपी में। मध्य प्रदेश में कब से ये चालू हुआ था? मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ये सबसे पहले चालू हुआ है फरवरी 2023 में। कब हुआ है? फरवरी 2023 में। ठीक है, याद रखिएगा पिछली वाली जो हमारी क्लास थी उसमें वन जिला वन उत्पाद में एक जगह प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश के 55 जिलों में कितने उत्पाद हैं, तो वहां पर 32 गलती से बोल दिया था, वो उसका क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। इस बात को जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। 38 उत्पाद है, हालांकि 38 उसमें ऑप्शन में था नहीं, लेकिन वो 32 था, तो 32 जगह 38, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो उसको याद रखिएगा। 38 उत्पाद है। कितने हैं? 38 उत्पाद है। ठीक है, चलिए, और ये जो बांस है ये कहां से संबंधित है इसको आप लोग बताइएगा, है ना। कहां से ये संबंधित है? मैं आपको 2 ऑप्शन दिए दे रहा हूं, एक है बालाघाट और एक है डिंडोरी। इनमें से एक इसका क्या है आंसर है, वो आप लोगों को बताना है। बांस, प्याज, लहसुन, आलू। क्लियर हो गया? आलू तो कहां का हो गया? इंदौर का हो गया, क्योंकि यही प्रश्न था। जो मंदसौर है वो कहां से? वहां पे जो वन जिला वन उत्पाद है तो क्या है? लहसुन है। प्याज खंडवा। ये क्यों आया वन जिला वन उत्पाद या एक जिला एक उत्पाद? ये इसलिए आ रहा है दोस्तों ताकि ये जो फसलें हैं, चूंकि इनको अगर देखा जाए तो ये विशेष तौर पर उस वाले क्षेत्र में ये जो भौगोलिक असमताएं थी, है ना, कुछ फसल यहाँ हो रही है, कुछ फसल वहां पर हो रही है, तो इकट्ठी नहीं हो पा रही, तो इसकी जो मात्रा है वो ज्यादा नहीं हो पा रही। इसी चक्कर में ये जो असमानताएं थी इनको हटाने के लिए या इनको कम करने के लिए ये आया था एक जिला एक उत्पाद। क्लियर? आगे चलते, आगे का देखते हैं प्रश्न क्या है। इससे हुआ क्या? फसलों में वृद्धि हो गई कि नहीं? अब उस क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं मुख्यतः उसी चीज को उगाते हैं। उगाने के बाद में उनके पास में आसपास मंडियां भी हैं, मंडियों में जाके सीधे बेचते हैं, उनको उस चीज की ज्यादा रकम मिलती है। ऐसा हर एक जिले में है, हर एक जिले की अलग अलग कहानी है, तो उसमें वही चीज मुख्यतः उत्पादित की जा रही है। एक जिला, अब इसमें होता क्या है, 60% तो केंद्र सरकार दे रही है और 40% राज्य सरकार दे रही है, तो अनुदान भी दे रही है, उनकी सहायता भी कर रही है। तो इसमें वृद्धि होती है कि नहीं होती है? उत्पादन में वृद्धि होगी, किसान मजबूत होगा। इसलिए एक जिला एक उत्पादन जो योजना है इसको लाया गया था।
एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत कब से हुई है? 2016, 17, 18 या 19 से? तो दोस्तों ये कब से हुई है? 2018 से इसकी शुरुआत हुई है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कहां पर हो रही थी? सबसे पहले ये यूपी में हो रही थी। कहां पे हो रही थी? यूपी में। यूपी से मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत किस स्टेट से हुई? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। लोग क्या है मध्य प्रदेश को लगा के आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश इसका आंसर नहीं है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश में ये फरवरी 2023 से लागू हुई है। फरवरी 2023 से, ठीक है ना? फरवरी 2023 से ये मध्य प्रदेश में लागू हुई है। एक जिला एक उत्पाद के तहत अनूपपुर जिले का उत्पाद है। कहां का? अनूपपुर का। बांस, प्याज, कोदो कुटकी या आलू? बांस, प्याज, कोदो कुटकी या आलू? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? कोदो कुटकी। चावल की तरह होता है कोदो कुटकी, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? मोटा अनाज भी बोलते हैं। मोटा अनाज शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। खास तौर पर जो जनजातियां होती हैं वो इसका उपयोग करती हैं। किसका? कोदो कुटकी का। इसीलिए वो लोग शरीर से बलिष्ठ भी होते हैं। कहते हैं ये जो मोटा अनाज है शरीर को अच्छी एनर्जी भी देता है, और साथ में ही इसकी जो पाचन वाली क्रिया होती है, डाइजेस्टिव जो इसका सिस्टम होता है वो भी बहुत प्यारा होता है। यानी कि आप खा तो लोगे, खा लेने के बाद में कुछ देर के बाद में आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने कोई हैवी चीज खा ली है ना? तो ये है कोदो कुटकी। और प्याज कहाँ का था? अभी अपन ने देखा है तो खंडवा का है। बांस के बारे में आपको बताना ही है। और आलू कहाँ का था? तो आलू हमारा कहाँ का है? इंदौर का है इंदौर का कि नहीं है? जैसे भोपाल पूछ लिया जाएगा तो भोपाल में क्या है? भोपाल में जरी, जरोदजी, से संबंधित, ये भोपाल का हो गया, है ना? और इसके अलावा देखा जाए तो और कहां पे है? जैसे सिवनी है। सिवनी का क्या है? सीताफल है। क्या है? सीताफल। और सिवनी का हो गया। इसके अलावा अगर रीवा का पूछ लेंगे, रीवा का 2022 में अगर देखा जाए मतलब रीवा का कौन सा है? तो रीवा में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो रीवा में था हल्दी और सुंदरजा आम। हल्दी भी है और कौन सा है? सुंदरजा आम है। ये कहां पे है? रीवा में है। झाबुआ का क्या है? झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा है। कड़कनाथ मुर्गा है। झाबुआ का कौन सा हो गया? कड़कनाथ मुर्गा हो गया। ठीक है। और मंदसौर का क्या है? लहसुन है। ठीक है, मंदसौर का क्या हो गया? लहसुन हो गया, है ना? और ग्वालियर का क्या है? बलुआ पत्थर। ग्वालियर का बलुआ पत्थर है। ग्वालियर का क्या हो गया? बलुआ पत्थर हो गया। चलिए अभी और भी आएंगे, देखेंगे अपन आगे। एक जिला एक उत्पाद के तहत अशोकनगर जिले का उत्पाद क्या है? बांस, प्याज, कोदो कुटकी, गेहूं या चंदेरी की साड़ियां? तो एक जिला एक उत्पाद के तहत अशोकनगर। अशोकनगर का क्या है? इसको तो आप लोग लगा ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है? गेहूं और चंदेरी की साड़ियां। चंदेरी की साड़ियां जरूर याद रखिएगा दोस्तों, बार बार इस पे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चंदेरी की साड़ियां कहां से संबंधित हैं? तो अशोकनगर से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। गोंड पेंटिंग का संबंध किस जिले से? गोंड पेंटिंग का संबंध किस जिले से है? डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी या भोपाल? डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी या भोपाल? गोंड पेंटिंग का संबंध कहां से होगा? डिंडोरी से है। याद रखिएगा, गोंड पेंटिंग का जो संबंध है वो कहां से है? डिंडोरी से है। बालाघाट, सिवनी और भोपाल। सिवनी से संबंधित क्या था? सीताफल था। बालाघाट से संबंधित क्या है? और भोपाल से संबंधित, भोपाल का भी अपन ने देख लिया था कि जरी और जरोदजी से संबंधित जैसे भी सामान है वो सब कहां पर मिलते हैं? तो भोपाल में मिलते हैं, या भोपाल में एक जिला एक उत्पाद से संबंधित है। ठीक है। बालाघाट से संबंधित क्या है? इसका आंसर मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न मैंने पहले आप लोगों से पूछ लिया है और उसका आंसर भी यही है। अब मैंने इतनी सारी चीजें बता दी हैं, अब तो आप लोग उसका आंसर बता ही दोगे। चलिए आगे चलते हैं। लौह शिल्प का संबंध किस जिले से है? याद रखिएगा, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, भोपाल। जो लौह शिल्प है इसका जो संबंध है वो किस जिले से है? तो वो भी डिंडोरी जिले से है। तो डिंडोरी जिले में दो चीजें हो गई, कौन कौन सी हो गई? एक तो गोंड पेंटिंग हो गई, गोंड पेंटिंग, और लौह शिल्प। लौह शिल्प, इनका संबंध कहां से है? तो इनका जो संबंध है वो कहां से है? डिंडोरी से है। ठीक है, आगे चलते हैं।
भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसे प्राप्त हुआ था? भारत की बात चल रही है, मध्य प्रदेश की नहीं चल रही, याद रखना। दार्जिलिंग की चाय, महाराष्ट्र का संतरा, नीमच का नंदना प्रिंट, या इनमें से कोई नहीं। भारत में सबसे पहले जीआई टैग जो प्राप्त हो रहा है वो किसको हो रहा है? दार्जिलिंग की चाय को प्राप्त हो रहा है। किसको? दार्जिलिंग की चाय को प्राप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश में आ जाए मान लो जीआई टैग, मध्य प्रदेश में सबसे पहले, मध्य प्रदेश में सबसे पहले, सबसे पहले, तो मध्य प्रदेश में यदि सबसे पहले आ जाएगा तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश में यदि हम सबसे पहले देखें तो 2005 और 6 में, 2005-6 में चंदेरी की साड़ियों को, चंदेरी की साड़ियों को, ठीक है, 2005-6 में किसको मिल रहा है? चंदेरी की साड़ियों को मिल रहा है। फिर वहीं हम देख लें 2008 में मध्य प्रदेश में कहां मिल रहा है? 2008 और 9 में, तो ये जो मिल रहा है वो इंदौर के जो खिलौने हैं, है ना, इंदौर के जो खिलौने हैं, चमड़े के खिलौने हैं, वहीं उन्हीं को मिल रहा है 2008 और 9 में मिल रहा है। इसी प्रकार से 2018 में किसको मिल रहा है? कड़कनाथ मुर्गे को मिल रहा है। 2018 में कड़कनाथ मुर्गा कहां से संबंधित है? कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ से संबंधित है। बहुत ज्यादा मांग रहती है इसकी, कड़कनाथ मुर्गे की, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कब? 2018 में हो गया। इसके अलावा और देखा जाए तो 2014 में किसको मिल रहा है? ये सब पूछे जाएंगे आपसे। 2014 में रतलामी सेव, रतलामी सेव, ठीक है, रतलामी सेव, ये कहां पे है? रतलाम में है। चलिए आगे चलें, एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले जीआई टैग, ये जीआई टैग है, जीआई टैग, ये मुख्यतः होता क्या है? विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, यानी कि कुछ ऐसे उत्पाद हैं कि वो सिर्फ उसी जगह पर ही होंगे या उसी जगह पर अच्छे से होंगे, ये भी हम कह सकते हैं। उनकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके अनुसार वो जो मेन वस्तु है, जैसे कड़कनाथ मुर्गा हो गया, वो उसी माहौल में ही रहेगा, उसी जगह पर होगा। जैसे रतलामी सेव है तो वो वहीं पर ही बन रहे हैं, तो उनकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो उसके अनुसार है, उसके अनुकूल है उस उत्पाद के, तो यही जीआई टैग है, इसीलिए उसको जीआई टैग। जैसे दार्जिलिंग की चाय है वहीं पर होगी, क्षेत्र ही ऐसा है, पहाड़ियों वाला ऐसा क्षेत्र है, चाय की खेती भी इसी तरीके से होती है, इसीलिए तो यही जीआई टैग है। चलिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहले जीआई टैग किसे प्राप्त हुआ था? दार्जिलिंग की चाय, महाराष्ट्र का संतरा, नीमच का नंदना प्रिंट, या चंदेरी की साड़ियां? तो दोस्तों सबसे पहले अभी मैंने आप लोगों को बता दिया 2005 में। कब? 2005 में। कभी कभार ऐसा आता है 2005-6 में किसको मिला है? तो चंदेरी की साड़ियों को मिला। ये सबसे पहला जीआई टैग है, कहां का? मध्य प्रदेश का, ठीक है ना। सन भी याद रखना 2005-6। और चंदेरी की साड़ियां कहां से संबंधित हैं? अशोकनगर से संबंधित हैं, अशोकनगर से, है ना। ये जो अशोकनगर, ये वही है चंदेरी का युद्ध जो हो रहा है बाबर के साथ में, है ना, चंदेरी का युद्ध जिसमें मेदिनी राय हैं पराजित हो जाते हैं, यही वाला क्षेत्र है। चंदेरी का एक किला भी है बहुत ही महत्वपूर्ण। सुंदरजा आम किस रोग में लाभदायक होता है? इसकी चर्चा मैंने आप लोगों के साथ पहली वाली क्लास में या दूसरी वाली क्लास में की थी। सुंदरजा जो आम है वो कहां पर है? पहली बात तो ये है कि ये रीवा का है। कहां का? रीवा का। काफी बड़ा आम होता है रीवा, स्वाद भी इसका बहुत बेहतरीन है, पर इसकी जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है वो इस वजह से है कि ये मधुमेह जो रोग है ना उसमें लाभदायक होता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो डायबिटीज पेशेंट है वो मीठा नहीं खाते, बहुत सारे लोगों को फलों से भी कह दिया जाता है कि फल भी आपको कम ही खाने हैं, तो इसमें फिर ये जो सुंदरजा आम है वो लाभदायक है। अब ऐसे समय डायबिटीज जो व्यक्ति है उसको मीठे खाने का मन तो होता ही है, अब ऐसे में उसको सुंदरजा आम मिल जाए तो सोने पे सुहागा है कि नहीं है। मीठा तो वैसे भी बेचारा नहीं खा पा रहा है, परेशान है। इसी वजह से सुंदरजा जो आम है वो किस रोग में लाभदायक है? मधुमेह में, पथरी के इलाज में, टीबी में, कुष्ठ रोग में। तो याद रखिएगा मधुमेह रोग में ये लाभदायक है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों का कल्याण का नियंत्रण किस विभाग के द्वारा किया जाता है? भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के कल्याण का जो नियंत्रण है वो किस विभाग के द्वारा किया जाता है? पर्यावरण विभाग, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। समझिए, बौद्धिक संपदा अधिकार है ना, बौद्धिक संपदा अधिकारों का कल्याण का नियंत्रण जो है, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार जो हमारी बुद्धि के द्वारा हमने किसी चीज को बनाया है, किसी चीज का निर्माण किया है खुद के द्वारा, तो अब उसको उसके जैसा कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति आके और उसका उपयोग करने लगे तो ये तो गलत बात है। गलत बात है कि नहीं है भाई? बनाई गई हमारी चीज है, जैसे मान लीजिए ये वीडियो मैं ही बना रहा हूं, अब इसका उपयोग कोई और कर ले तो मेरे अधिकारों का तो हनन हो गया, कोई और इसका उपयोग कर रहा है,
कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो उन्हीं अधिकारों के संरक्षण के लिए या नियंत्रण के लिए। तो ये किस विभाग के द्वारा किया जाता है? क्या इसमें पर्यावरण विभाग आएगा? हम खुद समझें। शिक्षा विभाग आएगा? नहीं। वित्त विभाग आएगा? वित्त विभाग का क्या लेना देना इससे? औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। पेटेंट अधिकार की अवधि है। पेटेंट अधिकार की अवधि है 10 वर्ष की, 20 वर्ष की, 30 वर्ष की या 40 वर्ष की। पेटेंट अधिकार की जो अभी अवधि है वो है 20 वर्ष की, है ना। पेटेंट का मतलब ये होता है कि किसी चीज पे यदि पेटेंट का अधिकार है तो फिर भैया 20 वर्षों तक उस पे जो काम हो रहा है, उस पे जो क्रियाएं हो रही हैं, उसको जो बदलना है वो सब मेरे पास ही रहेगा 20 वर्षों तक। इसमें कोई और भी अन्य व्यक्ति आकर हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि वो मेरी वाली चीजों को चलाने लगे। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पेटेंट अधिकार बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी था। कोई दूसरा व्यक्ति किसी काम को कर रहा है और कोई तीसरा आके उसका लाभ उठाने लगा, इसीलिए पेटेंट अधिकार बने थे। तो 20 वर्षों की इसमें अवधि होती है पेटेंट अधिकार में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैड्रिड प्रोटोकॉल भारत में कब से लागू है? जुलाई 2010, जुलाई 2012, जुलाई 2013 या जुलाई 2013? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो है सी, जुलाई 2013। हालांकि डी वाले में भी जुलाई 2013 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या है? मैड्रिड प्रोटोकॉल भारत में जुलाई 2013 से लागू है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाइस समझौता संबंधित है पेटेंट पंजीकरण से, जीआई पंजीकरण से, ट्रेडमार्क पंजीकरण से। ये सभी नाइस समझौता जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों ट्रेडमार्क पंजीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ट्रेडमार्क पंजीकरण से। नाइस समझौता ट्रेडमार्क पंजीकरण से ये संबंधित है। आगे चलते हैं। भारत विपो का सदस्य कब बना है? भारत विपो, BIPO, इसका पहले नाम कुछ और हुआ करता था। ये पूछ रहे हैं कि इसका सदस्य कब बना है। मुख्यतः यदि हम देखें तो पेटेंट जो अधिकार हैं या अन्य जो इनसे संबंधित बौद्धिक संरक्षण से संबंधित जितने भी अधिकार हैं, इसकी जो सबसे ऊंची जो संस्था है वो कौन सी है? विपो ही है। अब इसका भारत सदस्य कब बना है? तो ये बना है 75, 76, 77 या 65 में। तो ये बना है 1975 में। इसमें टोटल देश कितने हैं? तो इसमें 193 देश हैं। कितने हैं? 193 देश हैं। विपो का पहले नाम कुछ और हुआ करता था, बाद में अब उसको विपो बोला जाने लगा है। और 1975 में भारत सदस्य बन रहा। अभी टोटल अगर देशों की संख्या देखें तो 193 इसमें देश हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 26 अप्रैल को, 21 जून को या 5 जून को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल, 26 अप्रैल, 21 जून या 5 जून को। इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। इंदौर जिले के चमड़ा के खिलौनों को जीआई टैग किस वर्ष प्राप्त हुआ? अभी मैंने आप लोगों को बताया था जब अपन चर्चा कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर जिले के चमड़ा के जो खिलौने हैं इनको जीआई टैग किस वर्ष प्राप्त हो रहा है? 2008 में, 2004 में, 2005 में या 2006 में। तो इंदौर जिले के जो चमड़ा के खिलौने हैं इनको जो जीआई टैग है वो कब प्राप्त हो रहा है? 2008 में प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। इंदौर जिले के अलावा पहला किसको मिल रहा था 2005 में? चंदेरी की साड़ियों को। चंदेरी की साड़ियों को। क्लियर है। और 2014 में किसको मिल रहा था? रतलामी सेव को। 2018 में किसको मिल रहा है? कड़कनाथ मुर्गा को। ठीक है ना, कड़कनाथ मुर्गा को। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग प्राप्त विभाग है। अब विभाग पूछ रहा है ना, अब उत्पाद नहीं पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है? विभाग। तो विभाग को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश खाद्य एवं ग्रामोद्योग विभाग, संत रविदास शिल्प कला विकास निगम, हस्तशिल्प विभाग या मध्य प्रदेश निर्यात निगम। फिर से प्रश्न को समझो। मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग प्राप्त विभाग है। मध्य प्रदेश खाद्य एवं ग्रामोद्योग विभाग है, संत रविदास शिल्प कला विकास निगम है, हस्तशिल्प विभाग है या मध्य प्रदेश निर्यात निगम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संत रविदास शिल्प कला विकास निगम। कौन सा है? संत रविदास शिल्प कला विकास निगम।
भारत में उदारीकरण की शुरुआत, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, भारत में उदारीकरण की जो शुरुआत है वो कब से हो रही है? 60, 50, 70 या 80? 1960 है, 1950 है, 1970 है या 1980 है? भारत में उदारीकरण की जो शुरुआत है वो किस दशक से प्रारंभ हो रही है? 1960, 50, 70 या 80? तो ये 1980 के दशक से प्रारंभ हुआ है उदारीकरण, ठीक है ना? कब से? 1980 से। उदारीकरण, उदारीकरण। भारत में वर्तमान समय में कितने उद्योगों में लाइसेंस की प्रक्रिया अनिवार्य है? कुछ ऐसे उद्योग हैं कि वहां लाइसेंस आपको जरूरी ही है ना? तो वो कौन कौन से हैं? 4, 5, 6, 7। भारत में वर्तमान समय में कितने उद्योगों में लाइसेंस की प्रक्रिया अनिवार्य है? तो 4 उद्योगों में कहीं ना कहीं जो लाइसेंस है उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है? अनिवार्य है, ठीक है ना? आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या है? वैश्वीकरण क्या नहीं है? वैश्वीकरण है ना, क्या नहीं है? आर्थिक समानता, विकास हेतु नवीन साझेदारी करना, आयात पर प्रतिबंध लगाना या लगा देना, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्या नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। तो आर्थिक समानता तो है यार भैया, विकास हेतु नवीन साझेदारी करना ये भी जरूरी है, आयात पर प्रतिबंध लगाना। अब आयात पे यदि प्रतिबंध लग गया तो वैश्वीकरण कैसे होगा बताइए आप? आयात यानी आ रहा है सामान पे, यदि हमने अपने देश में आयात पे प्रतिबंध लगा दिया तो जो सामान हमारे पास में आ रहा है वो आएगा नहीं, वैश्वीकरण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वैश्वीकरण के लिए आयात और निर्यात होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आयात पर प्रतिबंध लगाना ये हो गया गलत। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना ये भी बहुत जरूरी है। विश्व बंधुत्व की भावना यदि नहीं है अंदर तो मान लो एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, जैसे भारत पाकिस्तान हमेशा आयात निर्यात ही नहीं होगा, या किसी अन्य देश के साथ में उनका भी आयात निर्यात नहीं हो रहा, तो अगर विश्व बंधुत्वता की जो भावना है अगर वो नहीं है तो एक देश दूसरे देश के संग में कैसे व्यापार कर पाएंगे, कैसे जुड़ पाएंगे, कैसे अपनी सेवाएं एक दूसरे को दे पाएंगे, कैसे एक दूसरे से लाभ ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है? क्योंकि यहां नहीं है पूछ रहा है, तो आयात पर प्रतिबंध लगाना। यदि आयात पर प्रतिबंध लग गया तो वैश्वीकरण फिर कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1984 की औद्योगिक नीति द्वारा, 1991 के आर्थिक सुधारों की नीति द्वारा, 1999 के आर्थिक सुधारों की नीति के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो वैश्वीकरण की शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? 1991 के आर्थिक सुधारों की नीति के द्वारा। कब मानी जाती है? 1991 के आर्थिक सुधारों की नीति के द्वारा। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? भैया रबी की फसल देखना है हमको। गेहूं, जौ, चना, यह सभी। कायदे से देखा जाए तो इनमें से कौन सी रबी की फसल है? इनमें से अगर देखा जाए तो सभी रबी की फसल है। गेहूं भी है, जौ भी है, चना भी है। कुछ और लिख लें, जैसे मटर है, मटर भी इसी की है। गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, अलसी भी इसी समय की है, यानी रबी की फसल है। तो गेहूं ये पूछ लिया जाता है दोस्तों, सरल प्रश्न है, मानिए आप लोगों को यदि मालूम है, किसान से आप जुड़े हैं तो आप लोगों को ये बहुत सरल प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन जो लोग इनसे नहीं जुड़े हैं उनको हर बार इसको याद करना पड़ता है कि भैया रबी की कौन कौन सी हैं, खरीफ की कौन कौन सी हैं। तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, अलसी हो गया, ये है ना, ये अलसी हो गया, ये कौन सी है? रबी की फसल है। आगे चलते हैं। इनमें से खरीफ की फसल है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, ये सभी। कायदे से देखा जाए तो ये सभी हैं, चावल भी है, ज्वार भी है, बाजरा भी है। इसके अलावा और कौन कौन सी है? जैसे अरहर है, अरहर भी खरीफ की फसल है ना, अरहर भी खरीफ की फसल है। गन्ना है, गन्ना भी खरीफ की फसल है। चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया, है ना। इसके अलावा मक्का, मक्का भी क्या है? खरीफ की फसल है। इनको याद रखिएगा, चावल, ज्वार, बाजरा, अरहर, गन्ना, मक्का, ये सब की सब क्या है? खरीफ की फसल है, ठीक है ना। सरसों हो गई, यहाँ पे अलसी, हाँ ये सरसों जो है वो रबी की है, याद रखिएगा, वहां पे नहीं है सरसों, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सरसों है इसको हटा दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या कह रहा है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? कृषि आता है क्या? बिल्कुल आता है। मत्स्य पालन आता है? बिल्कुल आता है। पशुपालन आता है कि नहीं? आता है। ये सभी तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या हो गया? ये सभी आ जाते हैं। कृषि भी है, मत्स्य पालन भी है, पशुपालन भी है। तो फिर द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा हमारा निर्माण, और क्या आएगा? विनिर्माण,
निर्माण। निर्माण क्या हो गया? निर्माण जैसे कि बिल्डिंगों का निर्माण है, सड़क का निर्माण है, पुल का निर्माण है। और विनिर्माण में क्या है? जैसे खिलौने हो गए, बर्तन हो गए, है ना। इसको याद रखना। जैसे निर्माण है तो निर्माण में सड़क आ गए, है ना, सड़क है, पुल है, बिल्डिंग है, ये निर्माण है। विनिर्माण क्या है फिर? बर्तन हो गए, घरेलू सामान हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, है ना, ये खिलौने हो गए, जितनी भी, जैसे ये अभी आप जितनी भी चीजें सामने देख रहे हो, जो भी आपके हाथ में है, वो सब किस में आ जाते हैं? विनिर्माण में आ जाते हैं। तो ये है द्वितीयक क्षेत्र। तो फिर तृतीयक क्षेत्र क्या है? तृतीयक क्षेत्र, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? तृतीयक क्षेत्र के जो अंतर्गत है वो सब फिर क्या आएगा? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा जैसे सेवाएं हैं, जो मैं अभी दे रहा हूं, जो मैं काम कर रहा हूं, तो ये हो गया सेवाएं। इसी में आ जाएगा संचार, जब हम यहां से वहां जा रहे हैं तो वो संचार आ गया। इसी में आ जाता है पर्यटन। तो ये सब किस में आ जाते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। अर्थशास्त्र में बहुत मामूली मामूली सी ये चीजें हैं, और ये आदमी को बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, याद होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसे सरल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और सरल प्रश्न यदि हम गलत करके आए तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, ये समझ लो। कठिन प्रश्न यदि गलत कर रहे हैं तो भी चांसेस हैं सिलेक्शन के, पर सरल यदि गलत कर दिए, क्योंकि सरल को सभी लोग लगभग सही करके आएंगे, तो सरल तो हमें गलत करना ही नहीं है। चलिए आगे चलें। ट्रक कृषि संबंधित है साग सब्जी से, दूध से, अनाज से, मुर्गी पालन से। ट्रक कृषि ये साग सब्जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ट्रक कृषि साग सब्जी से संबंधित है। दूध के मामले में मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे है? याद रखना, पूछा जाता है तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे। दुग्ध उत्पादन में, पशुपालन में भी हम कौन से नंबर पे हैं? तीसरे नंबर पे हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। झूम है एक प्रकार का लोक नृत्य। अब देखो, झूम झूम देख के ऐसा लग रहा है ना कि झूम गए यानी नृत्य जैसा हो गया, जबकि नृत्य नहीं है। ये एक नदी का नाम है, पूर्वोत्तर की एक जनजाति है, और कृषि की एक पद्धति है। तो झूम दरअसल क्या है? कृषि की एक पद्धति है। झूम कृषि में होता क्या है? कुछ समय के लिए उस क्षेत्र में कृषि की और कर लेने के बाद में फिर उससे आगे बढ़ गए। जब आगे निकले हम तो फिर हमने उसी खेती को वहां भी कर लिया। इसे ही हम क्या बोलते हैं? झूम कृषि बोलते हैं। झूम कृषि में होता क्या है कि जो कृषि की उर्वरता है वो नष्ट होने लगती है, क्योंकि अधिकतम जनजातियों में पाया जाता है। तो एक जगह पे कृषि करते हैं, फिर कुछ समय के बाद वाली जगह जला के दूसरी जगह चले जाते हैं। इसी को झूम कृषि कहते हैं, है ना। तो ये क्या है? झूम एक प्रकार का लोक नृत्य नहीं है, एक नदी का नाम नहीं है, पूर्वोत्तर की जनजाति नहीं है, जबकि कृषि की एक क्या है? पद्धति है। ठीक है ना, कृषि की पद्धति है। चलिए आगे चलते हैं। जो नृत्य है वो अलग है, वो झूम शब्द नहीं है, वो छाउर शब्द है। क्या है? छाउर। ये झूम है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण के संरक्षण में सहायक है? अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे उगाना, शिफ्टिंग खेती करना, या जैविक खेती करना। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण का संरक्षण, मेन शब्द क्या है? पर्यावरण का संरक्षण। अब कब होगा संरक्षण? अधिक उपज वाली किस्म की खेती कर देंगे तब होगा क्या? ग्लास हाउस में पौधे उगा देंगे तो हो जाएगा क्या? शिफ्टिंग खेती कर लेंगे तो हो जाएगा क्या? हो सकता है, पर सबसे ज्यादा जो प्रभावी है वो है जैविक खेती। क्योंकि हमने देखा था जब हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति में हमने देखा अनाज तो हमने बहुत ज्यादा उत्पादित कर लिया, तो हम उस समय खाद का उपयोग बहुत ज्यादा कर रहे थे, जैसे यूरिया हो गई, अन्य बहुत सारी जो खादें हैं, इनका प्रयोग हम बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था? जो जमीन की उर्वरता है वो घटने लगी थी। तो अब जितनी भी सरकारें हैं, सब लोगों का ध्यान किस ओर आ गया कि यार जमीन की उर्वरता को भी तो बचाए रखना है। ऐसा थोड़ी ना है कि भैया हमने बहुत सारी सामान ले लिया, सामान ले लेने के बाद में अब जो या उत्पादन ले लिया या फसल ले ली, अब इसके बाद में जो खेत है वो बेकार हो जाएंगे। तो देंगे कुछ समय के लिए देंगे, फिर उर्वरता जो है वो उनकी यदि नष्ट हो गई तो फिर जितनी फसल हो रही थी उतनी भी नहीं होगी। तो इस वजह से अब सभी जो हैं वो जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, सभी राज्य हो या सभी देश की तरफ देखा जाए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? जैविक खेती। यानी जैविक खेती का मतलब है कि इसमें जो हम उत्पादन के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, इसको कम करके देसी जो हमारे उर्वरक हैं, जैसे गोबर की खाद है ना, या अन्य कोई सी खाद है, इनका प्रयोग करना, यही क्या होती है? जैविक खेती होती है। ठीक है ना, रसायनों के प्रयोग को कम कर देना, ताकि जो मिट्टी है इसकी उपजाऊ जो क्षमता है वो बनी रहे। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? गेहूं, गन्ना, मक्का, धान। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? गेहूं,
गन्ना, मक्का या धान। तो याद रखिएगा धान के अंतर्गत भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, धान सबसे ज्यादा उगाई भी जाती है। दूसरी बात क्या है कि ये जो धान है ना, इसकी कीमत भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, इंटरनेशनल जो मार्केट है, अंतरराष्ट्रीय जो बाजार है, वहां पर हमें सबसे ज्यादा मिलती है। हम लोगों के पास में जो चावल आता है या जिस चावल को हम खरीदते हैं, बहुत ही ज्यादा निम्न क्वालिटी का चावल है। अच्छी क्वालिटी का चावल तो पहले ही बेच दिया जाता है, इस बात को समझिएगा। क्लियर? अगर आप लोग किसान हैं तो आप लोग इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो धान के अंतर्गत है, इसको याद रखिएगा। आगे चलें। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य क्या है? तो गुजरात। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जो कपास उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? गुजरात है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित उपलब्धताओं पर निर्भर है? बीजों की पैदावार, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक शक्ति, ये सभी। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित उपलब्धताओं पर निर्भर है? बीजों की पैदावार, पर्याप्त सिंचाई सुविधा हो, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक शक्ति। तो हरित क्रांति की जो सफलता है वो इन सभी पर निर्भर करती है। यदि ये सभी होंगे तभी जाकर हरित क्रांति में सफलता मिलेगी। तीनों है उसके आंसर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, कानपुर, दिल्ली, जबलपुर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, कानपुर, दिल्ली या जबलपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो है स्थित यहाँ कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर में स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? भारत में यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अब ये योजना कब प्रारंभ हुई है? 1998, 1999, 2001, 2022। तो ये 1998 से चालू हुई थी। कौन सी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है ना? चलिए, जेनेटिक उद्योग का संबंध है? कृषि से, मत्स्य से, उद्योग से, ये सभी। जेनेटिक उद्योग का संबंध है कृषि से, मत्स्य से, उद्योग से, ये सभी। तो जेनेटिक उद्योग का जो संबंध है वो किससे संबंधित है? ये है मत्स्य से, सॉरी माफ करिएगा, कृषि से संबंधित है। जेनेटिक उद्योग का जो संबंध है वो किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है जेनेटिक उद्योग। ठीक है ना? चलिए, आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, इसको हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाद में हम मिलेंगे अगली क्लास में, और जो हमारी क्लास होगी वो कौन सी होगी? 5वीं क्लास होगी। इसकी 4 क्लासें आप लोगों को मिल चुकी हैं। इन क्लासों को देख लीजिएगा। इसकी जो PDF है वो आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी। और इसी के साथ में आज की जो ये क्लास है इसको हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।